यद्यपि बुद्धि का यदि वास्तविक अर्थ हम समझने की कोशिश करें तो कोल्सनिक और रेक्स नाइट की जो परिभाषाएं हैं उन परिभाषाओं का विवेचन करने पर हम बुद्धि के वास्तविक अर्थ को समझने के कुछ हद तक पहुंच सकते हैं। बुद्धि का वास्तविक अर्थ है बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात शक्ति है और उसकी सब मानसिक योग्यताओं का योग एवं अभिन्न अंग है। आधुनिक शिक्षा जगत में बुद्धि का यही अर्थ सर्वमान्य है। इसकी पुष्टि में दो मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाएं कोलेसेनिक, रेक्स एंड नाइट की जो परिभाषाएं हैं वो इस तथ्य को पुष्टिकृत करती हैं। इस आधार पर बुद्धि का वास्तविक अर्थ निकाला गया है। बुद्धि के संबंध में अब एक नया मत प्रचलन में आया है। नए मत में बुद्धि नामक कोई भी तथ्य मानने के लिए लोग तैयार नहीं हैं। प्रत्येक व्यक्ति की इस मत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की अपनी क्षमता होती है। किसी कार्य को करने की क्षमता की भिन्नता ही विभेद करती है। एक व्यक्ति एक क्षेत्र में अपनी योग्यता तथा क्षमता का लाभ उठाता है तो दूसरा व्यक्ति दूसरे क्षेत्र में अपनी योग्यता और क्षमता का लाभ उठाता है। इसलिए नए मत के अनुसार स्टोडर्ड की परिभाषा को संज्ञान में लिया जाए तो स्टोडर्ड कहते हैं कि बुद्धि वह योग्यता है जिसमें कठिनाई, जटिलता, अमूर्तता, मितव्ययिता, उद्देश्य के प्रति अनुकूलता, सामाजिक मूल्य, नैतिकता की मौलिकता की आवश्यकताओं की विशेषताएं हों तथा भावनात्मक व्यक्तियों के प्रति सहनशील हो तो उसे हम बुद्धिमान व्यक्ति मानते हैं। इस प्रकार से बुद्धि का वास्तविक अर्थ आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने निकाला है। आइए बुद्धि के विशेषताओं पर हम चर्चा करते हैं। बुद्धि के स्वरूप के विषय में सभी मनोवैज्ञानिक एक मत नहीं है, परंतु अब तक उन्होंने बुद्धि के विषय में जो कुछ भी तथ्य उजागर किए हैं उन्हें ही हम बुद्धि की प्रकृति और उसकी विशेषताएं मान सकते हैं। इस आधार पर बुद्धि की प्रकृति एवं विशेषताएं निम्न हैं। नंबर 1, बुद्धि जन्मजात शक्ति है। पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक बर्ट सील्स, स्कॉर, जेनसन और सोकले ने अपने प्रयोगों के द्वारा निष्कर्ष निकाला कि मनुष्य की बुद्धि वंशानुक्रमीय होती है। जिस प्रकार मनुष्य की लंबाई उसके वंशानुक्रमीय पित्रैकों पर निर्भर करती है, उसी प्रकार बुद्धि भी वंशानुक्रमी पित्रैकों पर निर्भर करती है। पित्रैक मीन्स जीन्स, GENES। इस प्रकार से हम कह सकते हैं पहला पॉइंट है बुद्धि की विशेषता का, बुद्धि जन्मजात शक्ति है। दूसरा बिंदु है बुद्धि के उचित विकास के लिए पर्यावरण का महत्व होता है। पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक गेग एंड कोमिन, मैकलैंड आदि अपने प्रयोग में निष्कर्ष निकाले हैं कि मनुष्य की जन्मजात
बुद्धि के विकास के लिए तदनुकूल उचित पर्यावरण आवश्यक होता है। यानी वंशानुक्रमिक पितृकों के आधार पर निश्चित बुद्धि की सीमा के विकास के लिए तदनुकूल सामाजिक एवं शैक्षिक पर्यावरण आवश्यक होता है। तीसरा पॉइंट है, मनुष्य की बुद्धि का विकास 18 वर्ष से 20 वर्ष की आयु तक पूर्ण हो जाता है। पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक पिंटर ने अपने अध्ययनों के आधार पर यह तथ्य उजागर किया कि मनुष्य की वंशानुक्रमिक बुद्धि का विकास किशोरावस्था के अंत में अर्थात 3 ईयर यानी 16 वर्ष तक पूर्ण हो जाता है। कुछ अन्य मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि का विकास 20 वर्ष की आयु में पूर्णता को प्राप्त करता है। उसके बाद उसकी बुद्धिलब्धि में कोई वृद्धि नहीं होती। चौथा पॉइंट है, यौगिक क्रियाओं द्वारा जन्मजात बुद्धि में वृद्धि संभव है। भारतीय योग मनोवैज्ञानिकों का दावा है कि यौगिक क्रियाओं द्वारा मनुष्य की जन्मजात बुद्धि में 30 से 40% तक वृद्धि की जा सकती है। यह बात पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक भी अब स्वीकार करने लगे हैं। यानी योग के द्वारा हम अपनी बुद्धि को इंक्रीज कर सकते हैं। पांचवा, लिंग भेद के कारण बुद्धि में कोई अंतर नहीं होता। छठा है, बुद्धि सीखने की योग्यता है। पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक वुडवर्थ, गाल्टन और डियरबर्न आदि के अनुसार बुद्धि सीखने की योग्यता है। इनकी दृष्टि से जो मनुष्य नए तथ्यों एवं क्रियाओं को जितने कम समय और जितने अस्थायी रूप से सीख लेता है वह उतनी ही अधिक बुद्धि वाला माना जाता है। ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि बुद्धि सीखने की योग्यता है। सातवां बिंदु है, बुद्धि पर्यावरण के साथ समायोजन की योग्यता है। पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक बर्ट स्टर्न, पिंटर आदि ने बुद्धि को पर्यावरण के साथ समायोजन करने की क्षमता माना है। उनके अनुसार जो व्यक्ति अपनी परिस्थितियों में जितनी शीघ्रता के साथ समायोजन कर लेता है वह उतनी ही अधिक बुद्धि वाला माना जाता है। आठवां पॉइंट है, बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। स्पीयरमैन, बिने और टर्मैन ने बुद्धि को चिंतन की योग्यता माना है। उनके अनुसार जिस मनुष्य में चिंतन करने अथवा सोचने समझने और निर्णय करने की जितनी अधिक क्षमता होती है उसमें उतनी ही अधिक बुद्धि होती है। अगला बिंदु है, बुद्धि समस्या समाधान की योग्यता है। पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक बुद्धि को समस्या समाधान की योग्यता के रूप में लेते हैं। उनके अनुसार जो मनुष्य समस्या समाधान में जितना अधिक निपुण होता है उसकी बुद्धि उतनी ही अच्छी मानी जाती है। अगला पॉइंट है 11वां, 10वां, बुद्धि अनेक योग्यताओं का समुच्चय है। विभिन्न मनोवैज्ञानिक जैसे कोलसेनिक, रेम्स, नाइट, वेस्लर, स्टोडार्ड आदि मनोवैज्ञानिक ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि बुद्धि अनेक योग्यताओं का समुच्चय होता है। वर्तमान में प्रायः सभी मनोवैज्ञानिक इसी तथ्य को स्वीकार कर रहे हैं और बुद्धि का मापन इन्हीं योग्यताओं के मापन द्वारा तय होता है। लास्ट पॉइंट है 11वां, बुद्धि और ज्ञान में अंतर होता है। इसकी चर्चा हम आगे भी करेंगे, लेकिन टू द पॉइंट नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलिजेंस में इसको बहुत छोटे में हमें समझने की आवश्यकता है। बुद्धि और ज्ञान में अंतर में आगे आपको
वैदिक शिक्षा के आधार पर हम आपको अगले पार्ट में बताएंगे।